साथियों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप कोई नशा करते हैं, आपका जवाब संभवतया हाँ अथवा ना में होगा। हो सकता है कि आपकी नज़र में नशा तंबाकू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स के रूप में होता हो। लेकिन जब मैं आपसे ये कहूं कि आपका आंसर जब ना में भी था, उसके बावजूद भी हो सकता है आप नशा करते हो। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, हो सकता है सर आप हमें पैसिव स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूं हमारी एक फूड हैबिट की, जिसमें हम आवश्यकता से अधिक निर्भर हैं चीनी पर, और चीनी जिसने हमें ड्रग्स में कोकेन से भी बड़ी लत लगा दी है उसकी। साथियों, रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट होता है तो उसमें ड्रग को बार बार लेने की जो नीति है वो उत्पन्न होती है ड्रग के द्वारा उसके दिमाग को पहुंचाए गए इस मैसेज से कि उसे इस ड्रग के लेने के बाद अच्छा फील हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसी ही फीलिंग जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं, चीनी या चीनी से बने पदार्थ कंज्यूम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरो रिसेप्टर्स को डोपामाइन की वजह से बहुत ही बढ़िया फील गुड फीचर जाता है, और संभवतया वही फील गुड फीचर हमें और अधिक चीनी कंज्यूम करने के लिए मोटिवेट करता है। आप में से बहुत से लोगों ने कईयों बार देखा होगा कि जब भी वो किसी परेशानी में होते हैं, किसी भी प्रकार के दुख में होते हैं, तो उन्हें हल्का सा भी मीठा बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। हो सकता है आपने ये भी ऑब्जर्व किया हो कि आपकी फूड हैबिट्स में खाना खाने के बाद चीनी खाने की तलब होना, और चीनी के बिना अगर कुछ दिन बीत जाएं तो आपको बहुत ही डल फील होने लगता है। ये सब इशारे हैं कि आप चीनी के एडिक्ट हो चुके हैं। चीनी किसी भी रूप में, मीठी चाय के रूप में, मीठे जूस के रूप में, मीठे दूध के रूप में, मिठाई के रूप में, आइसक्रीम के रूप में, केक्स के रूप में हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, चीनी की ये जो नियमित आदत आप और हमारे बीच में विकसित हो चुकी है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे देश में चली आ रही परिपाटियां ही हैं। जब भी जन्मदिन हो, बर्थडे का केक कटने वाला हो, कोई भी नई नियुक्ति मिले हो या शादी का फंक्शन हो, हर जगह कुछ अच्छा अगर है तो मीठा हो जाए। ये पंक्ति जो हमारे बीच में आ रखी है, इस मीठे ने हमें कहीं ना कहीं उस चीनी का आदी बना दिया है, जिसके ना मिलने से हमें बेचैनी होने लगती है। ये बेचैनी उसी अच्छेपन की फीलिंग में होती है। लेकिन अगर चीनी से अच्छा फील होता है तो बुरा क्या है? आप में से बहुत सारे लोग संभवतः यह जानते हों कि हमारे देश में अधिकांश मधुमेह के जो रोगी हैं या फिर डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, उनका मुख्य कारण चीनी है। हालांकि केवल चीनी कहना गलत होगा, डायबिटीज़ और भी कई कारणों से होती है, लेकिन मुख्य कारणों में चीनी है। लेकिन अगर मैं आपको मोटापे के बारे में बात करूं तो उसके प्रमुख रीजंस में, जहां आप केवल फैट को कंसीडर करते हैं, वहां प्रमुख रीजंस में चीनी का नाम लेना आवश्यक है। चीनी न केवल मधुमेह और मोटापे के लिए, अपितु आपके चेहरे पे पड़े हुए निशान और आपको उम्र से अधिक बूढ़ा दिखाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। चीनी का ही उपयोग है जिसके चलते आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को कम ऊर्जा का फील करते हैं। बात बात पर थकान होने लगती है। चीनी खाया हुआ इंसान जरूरत से अधिक पानी पीने लगता है। जरूरत से अधिक पानी पीने से उसके शरीर में वाटर रिटेंशन की परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, जिसे संभवतया आप लोग स्वेलिंग के रूप में ट्रीट करते हैं। जानकारों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 21 दिन तक चीनी का उपयोग रोक दे, क्योंकि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की आदत 21 दिन में बनकर आती है, अगर वो 21 दिन तक चीनी का प्रयोग रोक दे, उपयोग रोक दे, तो शुरुआती समय में हो सकता है उसे थोड़ी छटपटाहट हो, लेकिन उसके बाद में वह अपने आप को ऊर्जावान पाएगा, अपने आप को कम समय में अच्छी नींद पूरी करता पाएगा, उसकी याददाश्त बढ़ने लगेगी और उसको भी अपने शरीर के वेट में अंतर देखने को मिलेगा। आप और हम जब चीनी से रिलेटेड बात करते हैं तो दो बड़े प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, क्या हमें चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, आप चीनी खा सकते हैं, लेकिन उसकी एक अनुमानित मात्रा है जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है कि एक स्वस्थ मनुष्य 3 से लेकर 5 चम्मच चीनी, लगभग 20 से 25 ग्राम, अधिकतम 30 ग्राम तक चीनी पर डे कंज्यूम कर सकता है। आप में से कुछ लोग सुनते हुए ये सोच सकते हैं कि मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूं, मैं चाय फीकी पीता हूं और इसके अलावा मेरी डेली रूटीन में चीनी डायरेक्ट खाने का तो कोई भी साधन नहीं है। रुकिए, आप यहां पर गलत हैं। चीनी किन माध्यमों से आपके पास जाती है, पहले इसे जानते हैं।
हमारे शरीर में चीनी दो माध्यम से पहुंचाई जाती है, प्राकृतिक माध्यम से जिसे आप नेचुरल मीन्स कहते हैं, और दूसरा तरीका है एडिड माध्यम से, यानी कि आपके शरीर में कहीं और तरीके से चीनी पहुंचा दी जाए। अब इन दोनों में क्या अंतर है? प्राकृतिक तरीके से मेरा अर्थ है कि आपने कोई मीठा फल खाया या फिर शहद कंज्यूम किया या गन्ना खा लिया, इन सब से जो चीनी आप तक पहुंची ये प्राकृतिक है। लेकिन आपने हलवा खाना था, उसमें अतिरिक्त रूप से आपने चीनी मिलाई जो कि रासायनिक रूप से आपके लिए लाई गई थी, उसे आप एडिड शुगर में काउंट करते हैं। आप जो फल का जूस पीते हैं ये दो प्रकार से होता है, या तो वो जूस पैकेज में पैक है या फिर आपने फ्रेश निकलवा कर पिया है। जहां तक बात हो पैकेज्ड जूस की और फ्रेश जूस की, तो पैकेज जूस तो निश्चित ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें उस फल की मिठास के अलावा भी अतिरिक्त मिठास मिलाई गई है जो कि उस जूस को प्रिजर्व रख सकती है। मेरे प्यारे साथियों, फूड प्रिजर्वेटिव्स में अत्यधिक नमक और अत्यधिक चीनी का मिलाया जाना उनमें होने वाले बाहरी इन्फेक्शन से रोकता है, और प्रिजर्वेटिव्स का यही कारण है कि उनमें अतिरिक्त शुगर मिलाई जाती है। फिर चाहे आप टोमेटो केचप यूज करते हो या फिर पैकेज जूस। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि मैं अगर जूस पैकेज ना पीकर फ्रेश पीऊं तो अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके पास विकल्प फ्रेश जूस वर्सेस पैकेज का है तो फ्रेश जूस को प्रेफर करें, लेकिन यदि आपके पास स्वस्थ फल और फ्रेश जूस का विकल्प है तो फल को प्राथमिकता दें। इसके कारण को भी हल्के से समझ लेते हैं। यदि मैं आपको 1 किलो रस निकालने के लिए संतरे पकड़ाऊं, हो सकता है कि 1 किलो संतरे खाने में आपको दिक्कत हो, लेकिन 1 किलो संतरे से मुश्किल से 2 ग्लास जूस निकलेगा जिसे आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप फल कंज्यूम कर रहे होते तो फलों से प्राप्त जो मिठास है उसे भी आप नियमित मात्रा में कम लेते, क्योंकि फल के साथ साथ आपको अतिरिक्त फाइबर मिलता है। उसके साथ साथ जो एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फल की त्वचा में रह गए या उन फाइबर्स में रह गए, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो उसकी स्किन में रह गए, वो भी आपको मिलते। लेकिन जब आपने उसका जूस निकाला तो आपने उस फल की शर्करा को, शुगर को एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके रख लिया। इसलिए याद रखिए, जब जूस वर्सेस फल की बात आए तो प्रेफर कीजिए कि आप फल खाएंगे, क्योंकि इस एडिड शुगर की वजह से जानलेवा बीमारियां होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और हमारी आजकल की लाइफस्टाइल के चलते हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके लिए 2021 की फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो रिपोर्ट आई उसमें पता चलता है कि 70% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है ना लोगों का, वो अपनी पॉकेट से हो रहा है, और इस वजह से हर साल लगभग 60 मिलियन इंडियन गरीबी की तरफ धकेले जाते हैं, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय की एक जरूरत बन गई है, और 2023 की नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी की रिपोर्ट के हिसाब से 73% इंडियन पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। इसमें रिपोर्ट को IRDAI चेयरमैन ने अनवील किया था, और IRDAI ने 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल के विजन को रखा था। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इशू तो प्रिवेंट नहीं कर सकता, पर जरूरत के वक्त मानसिक शांति और आर्थिक मदद जरूर दे सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रहने की इंपॉर्टेंस समझता है, इसीलिए 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल और 24/7 सपोर्ट से ये इंश्योर करता है कि मेडिकल इमरजेंसी में जरूरी केयर मिल सके, पैसों की चिंता किए बिना। स्टार हेल्थ पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं। रूटीन चेकअप हो या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टार हेल्थ का कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटी से आप अपने आप को और आपके परिवार को मेडिकल एक्सपेंसेस से सुरक्षित रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपने और अपने परिवार के लिए परफेक्ट प्लान चुनें। साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग भोजन जब कंज्यूम करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे शरीर में चीनी का जो सोर्स है वो केवल हमारे द्वारा मीठा खाया जाना ही है। जी नहीं, ये तो शर्करा का सुक्रोज वाला पार्ट है। अगर रासायनिक भाषा में मैं बात करूं तो शर्करा सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पढ़ी जाती है।
कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। 5 कार्बन वाले पेंटोज शुगर, 6 कार्बन वाले हेक्सोज शुगर कहलाते हैं। ऐसे में बहुत सारे सैकेराइड से मिलकर के जो शर्कराएं बनी होती हैं, उनमें से पेंटोज शुगर्स में, हेक्सोज शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, हेक्टोज, इस प्रकार की कई शर्कराएं होती हैं जो कि मिठास के लिए काम में ली जाती हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जानने वाली शर्करा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमें लगता है कि आपने मीठा खाया तो ही आपके शरीर को ग्लूकोज मिला, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाएं तो वो टूटकर एंजाइम्स के माध्यम से ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रोटीन अथवा वसा भी लें तो भी वह टूटकर ग्लूकोज में ही बदलता है। और जब शरीर उस ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता तो उसे वो फैट में कन्वर्ट करके संचित कर लेता है। अर्थात हमारा खाया हुआ खाद्य अधिकांश बार ग्लूकोज में ही बदलता है। अब चूंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज मिला है तो उसे इंसुलिन के द्वारा कोशिकाओं को कंज्यूम करने का मैसेज दिया जाता है, लेकिन आप और हम तो अतिरिक्त ग्लूकोज लिए जा रहे हैं। इतनी तो जरूरत भी नहीं है। अतिरिक्त ग्लूकोज जो ली जा रही है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वह ग्लूकोज ही हमारे मोटापे का बड़ा कारण बनती है। इस मोटापे से बचने के लिए आवश्यक है कि हम खाने में शुगर जो डायरेक्ट इनटेक है उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करें। अब जब इतनी ही बात हो रही है तो आपके मन में एक बड़ा प्रश्न आएगा। बड़ा प्रश्न ये कि सबसे पहले शुगर हमारे जीवन में आखिर लाने वाला था कौन? क्या कोई ये विदेशी साजिश थी या फिर ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी थी? मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुगर की आदत तो हमने यूरोपियंस को लगाई है, लेकिन हमें लगाने वाला कौन था? तो चलिए, आज भारत में शुगर पैदा होने का जो सबसे प्रमुख सोर्स है वो है गन्ना। और जब गन्ने की बात की जाती है तो पता चलता है कि भारत के भी पूर्व में एक देश है जिसका नाम है न्यू गिनी। न्यू गिनी में 8000 साल पहले ही लोगों ने खेतों में गन्ने का उत्पादन शुरू कर दिया था और उस गन्ने को ही डायरेक्ट कंज्यूम किया जाना शुरू हुआ था। 8000 साल ईसा पूर्व पैदा हुआ गन्ना धीरे धीरे पश्चिम की यात्रा करने लगा और पहुंचा जहाजों से भारत। भारत में पैदा हुआ गन्ना और यहां से उसको गर्म करके, उसके जूस को गर्म करके निकाली गई गुड़, गुड़ के बाद में निकाला गया गर्म करके शुगर, शुगर का चीनी का रूप कैसे कैसे दुनिया भर में पहुंचा, इसकी बड़ी रोचक कहानियां पता चलती हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब ओल्ड सिल्क रूट के माध्यम से भारत से व्यापार होकर बहुत सी वस्तुएं यूरोप तक जाती थी तो उनमें से ही एक बड़ा कारण निकला था यहां से शुगर का मध्य यूरोपियन देशों तक पहुंचने का। जब ये धीरे से शुगर मध्य यूरोपियन देशों में पहुंची, उन्हें इस बारे में बड़ी क्यूरोसिटी हुई। कहते हैं कि सबसे पहले ओल्ड सिल्क रूट को लेकर के चीनी फारस की खाड़ी जैसे देशों में पहुंची और यहाँ के बाद में जब ये आगे पहुंची तो यूरोपियंस ने कहा कि हमें मीठा नमक मिल गया है। इस मीठे नमक के लाभ धीरे धीरे समझ में आने लगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया है कि अगर ग्लूकोज को आप आगे तोड़ते हैं तो वो अल्कोहल में बदलता है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि आज शराब के प्रमुख सोर्स में कार्बोहाइड्रेट युक्त जौ का या फलों के जूस का उपयोग किया जाता है। साथियों, जब इनका उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है तो विचार कीजिए कि सोर्स ही चीनी अगर आपको दे दी जाए तो कितना बल्क में अल्कोहल पैदा किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि यूरोप के टेम्परेट रीजन्स में पाए जाने वाले जो देश हैं वो अच्छी किस्म की दारू पैदा करने या वाइन पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वाइन का सोर्स तो शुगर ही है ना। इसका मतलब जब शुगर की जानकारी उन्हें लगी कि शुगर चीनी गन्ने से निकल रही है तो इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ये तो पता ही है कि मध्यकालीन भारत के दौर में या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में बहुत से यूरोपियन देश शासन करने के लिए दुनिया भर के देशों पर राज करने पहुंचे थे, लेकिन उनका असल मकसद राज नहीं था, व्यापार था। और व्यापार भी कच्चे माल का था, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधे तो अपने ही देशों में लगाए थे, फिर चाहे पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, डच, नीदरलैंड, हॉलैंड वासी हो या ब्रिटिशर्स हो। इनका असल उद्देश्य था कि हम कच्चे माल के लिए विदेशों में जाएंगे, वहां से कच्चे माल को लाएंगे और अपने देश में बदलकर उसे चीनी में कन्वर्ट करेंगे, उसे मुख्य पदार्थ में कन्वर्ट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों,
कच्चे माल की ये दौड़ जब यूरोपियंस को पता चली कि गन्ना उत्पादन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल क्षेत्र को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो इसी दौड़ में शुरू हुआ कैरेबियन कंट्रीज की तरफ यूरोपियंस का पहुंचना। और इसी क्रम में कैरेबियन कंट्रीज में क्यूबा जैसे देशों को या वेस्ट इंडीज जैसे देशों को चीनी उत्पादन का प्रमुख स्रोत या फिर मुख्य भूभाग माना गया। आज दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक चीनी ब्राजील में कंज्यूम की जाती है, तो दुनिया में सबसे अधिक पूरे देश के हिसाब से चीनी भारत में कंज्यूम की जाती है। चीनी उत्पादकों में ब्राजील और भारत 1 और 2 नंबर पर ही रहते हैं। हालांकि अब तक चीनी उत्पादन के कई अन्य कारक भी सोर्स भी तलाशे जा चुके हैं, जिसमें गन्ना ही नहीं अपितु चुकंदर से भी चीनी बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि इसी चीनी उत्पादन ने व्यापार की सभी पराकाष्ठाएं पार कर दी थी। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उस दौर की जब दुनिया में दास प्रथा हुआ करती थी। कहते हैं कि वेस्ट इंडीज वाली जो कंट्रीज हैं या कैरेबियन जो कंट्रीज हैं, इनमें और अमेरिकी क्षेत्रों में यूरोपियंस के द्वारा अफ्रीका से लेकर दास खरीद कर ले जाए जाते थे। यूरोपीय उद्योगपति अपने साथ अच्छी शराब और बहुत सारे इंडस्ट्रियल उपकरण जैसे कि घड़ी या दिशामापी ऐसी चीजें ले जाकर के अफ्रीकी डीलर्स को दिया करते थे और उनके बदले वो दास लेकर जाया करते थे। एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अश्वेत दासों को जहाजों में भरकर चीनी उत्पादन के लिए इन कैरेबियन कंट्रीज और अमेरिकी आइलैंड्स पर ले जाया गया, जिनमें से लगभग 25% रास्ते में ही जहाज की यातनाओं में ही अपनी जान दे दिए थे। आज जिस चीनी का दुनिया में भरपूर उपयोग हो रहा है वह चीनी क्रिस्टलाइज्ड चीनी है, और यह क्रिस्टलाइज्ड चीनी रसायन से फिल्टर होकर पहुंची है। अर्थात जब गन्ने को रस में परिवर्तित करके और उस रस को जला के गुड़ का निर्माण किया जाता है, तो गुड़ में बहुत सारे रसायन उपलब्ध होते हैं, चाहे पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। इन रसायनों के साथ साथ गन्ने की गंदगी भी इनमें डली होती है, इसलिए गुड़ कई बार आपको डार्क कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब गुड़ को चीनी में केमिकल्स के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है तो वो एकदम सफेद रंग की दिखने लगती है। लेकिन इस सफेद रंग तक पहुंचते ही यह गुड़ अपनी बहुत सी काबिलियत खो देता है, जिनमें प्रमुखता से उसके अंदर मिले हुए मिनरल्स हैं। अर्थात जो चीनी आप और हम यूज करते हैं, जो वाइट दानेदार चीनी है, वो अपने अंदर रसायन की मिलावट से अपने अंदर के प्राकृतिक रसायनों को खो देती है। यही कारण है कि आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में सुना होगा कि गुड़ चीनी से बेहतर है। बात हो चीनी, गुड़ और मिश्री की, तो इस बारे में भी जान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, गुड़ चीनी से अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें प्राकृतिक मिनरल्स उपस्थित हैं। वहीं मिश्री की अगर बात की जाए तो वह मिश्री जो रॉक शुगर है, जिसमें धागा डला हुआ है, वो केमिकली ट्रीटेड होने से पहले वाली मिश्री है। यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो वह स्वभाव में शीतलकारी भी होती है। अगर आपके सामने इतने सारे प्रश्न रख दिए जाएं, इतनी सारी परेशानियां बता दी जाएं कि चीनी से बीमारी होती है, चीनी से ये सब होता है, तो क्या चीनी खाना छोड़ देना चाहिए क्या? और अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए सिगरेट वर्सेस चीनी में ज्यादा नुकसानदायक कौन है, एक बार के लिए सुनते ही आपके दिमाग में आंसर आएगा, फिर तो सर लगता है चीनी ही है। नहीं, सिगरेट वर्सेस चीनी में सिगरेट निश्चित ही नुकसानदायक है, लेकिन चीनी के साथ एक सकारात्मक पॉइंट भी है, और वो ये कि ये तत्काल ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। तत्काल ऊर्जा का स्रोत, जी हां, चीनी के अंदर हाई ग्लाइसीमिक वैल्यू है, अर्थात खाने के तुरंत बाद ये आपको ऊर्जा देती है। अक्सर डाइटिशियन लोगों को लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं कंज्यूम करने का निर्देश देते हैं, जिन्हें खाने के काफी देर बाद शरीर में ग्लूकोज घुले,
उदाहरण के लिए बार्ले, मकई, मोटा अनाज विशेष रूप से। लेकिन चीनी की जहां तक बात है, ये तत्काल एनर्जी देती है, यही इसकी तो सबसे बड़ी सकारात्मक बात है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? साथियों, आपने हाल ही में कुछ दिनों पूर्व हिमालय की टनल के निर्माण में कुछ मजदूरों को फंसा हुआ सुना होगा। जब मजदूरों को फंसा सुना तो आपने यह भी सुना होगा कि उनके लिए एनर्जी सोर्स में चॉकलेट्स पाइप्स के थ्रू अंदर भिजवाई गई थी। कारण था, अंदर फंसा व्यक्ति अगर अपने आप को लो एनर्जी में फील कर रहा है तो उसे तत्काल ऊर्जा देने का कार्य चीनी और उससे निर्मित पदार्थ करते हैं। अर्थात चीनी उपयोगी है ऊर्जा के विकल्प के रूप में, यदि आपके पास कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है तो। बुरा है चीनी का एडिक्शन हो जाना। आवश्यक है कि आप रेगुलेटेड मात्रा में चीनी कंज्यूम करें और अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध चीनी को अपनी जीवन शैली से हटाएं।